झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एम ए हक, विजिटिंग फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स। मैं इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत आपके समक्ष इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दों को सरलता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। इस कड़ी में हम बजट निर्माण की प्रक्रिया को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष बजट का निर्माण किया जाता है, जिसे संवैधानिक भाषा में वार्षिक वित्त विवरण कहा जाता है। केंद्रीय बजट का उल्लेख आर्टिकल 112 में है, जबकि राज्यों के द्वारा निर्मित बजट का उल्लेख आर्टिकल 202 में किया गया है। बजट सरकार के द्वारा आगामी वित्त वर्ष के लिए एक घोषणा पत्र या दस्तावेज होती है, जिसके माध्यम से सरकार अपने नागरिकों के लिए तथा देश के संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैदेशिक नीतियों की घोषणा करती है। बजट की घोषणा का इंतजार न केवल भारतीयों को होता है, बल्कि विश्व के अधिकतम देश इसे लाइव टेलीकास्ट के द्वारा देखते हैं और भारत में होने वाले अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बजट निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही पूरे देश में एक वित्तीय वर्ष की रूपरेखा, विकास की गति, आधारभूत संरचना, लोगों के रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इत्यादि के संदर्भ में आर्थिक नियम बनाए जाते हैं। बजट का निर्माण का प्रारंभ मॉनसून सत्र के समाप्त होने के तुरंत बाद हो जाता है। संवैधानिक रूप से केंद्रीय बजट के निर्माण और प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, परंतु राष्ट्रपति अपने इस कार्य को अपने अधीनस्थ केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के द्वारा पूरा करते हैं। मॉनसून सत्र के तुरंत बाद वित्त मंत्री औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और बजट के निर्माण की अनुमोदन या संस्तुति प्राप्त करते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति उनसे कह देते हैं हाँ ठीक है, अब बजट के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, तो इसके साथ ही वित्त मंत्री का इकोनॉमिक्स अफेयर डिपार्टमेंट बजट निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ करता है। बजट निर्माण के साथ ही केंद्र सरकार की 4 संस्थाएं वित्त मंत्रालय के साथ संलग्न होती है और बजट निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। इसके अंतर्गत नीति आयोग, पहले योजना आयोग होती थी, अब नीति आयोग, दूसरी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, तीसरी संस्था CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड चौथी संस्था CBIDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये 4 संस्थाएं मिलकर के एक
रूपरेखा तैयार करती है जिसमें कि बजट के संदर्भ में इंफॉर्मेशन या सूचनाएं होती हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति, परिवार या देश की बजट के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट मद होते हैं, हेड होंगे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, प्राप्तियां कहाँ से हो रही है और कितना व्यय हो रहा है। इसी को हम लोग सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। तो सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो ज़्यादातर टैक्सेस के माध्यम से है या फिनांस मिनिस्टर के अन्य विभाग इसमें संलग्न होते हैं। दूसरा, इसमें एक्सपेंडिचर या व्यय की बात होती है तो व्यय फिनांस मिनिस्टर या वित्त मंत्रालय स्वयं ना करके देश के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा व्यय किया जाता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, इस तरह के मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इन समस्त अन्य मंत्रालयों के समक्ष एक प्रोफार्मा देती है, एक प्रपत्र देती है जिसके माध्यम से हर मंत्रालय आगामी वित्त वर्ष में कितने धन व्यय होंगे उसका एक लेखा जोखा प्रस्तुत करे और वित्त मंत्रालय उस लेखा जोखा के आधार पर मंत्रालय को धन आवंटित करे। सामान्य रूप से प्रत्येक मंत्रालय अपने इस फॉर्म में या अपने इस विवरण में 5 आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। पहला कि वैसे बजट जो पूरे हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं, यानी अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो 20-21 का जो बजट है वो पूरा हो चुका है, उसमें कितना खर्च हुआ। दूसरा कि जो चालू वित्त वर्ष है यानी 21-22 में जो वित्त वर्ष चल रहे हैं उसमें उस मंत्रालय को बजट के द्वारा कितना धन दिया गया, इसका उल्लेख। अगर पैसे अधिक खर्च हुए तो संशोधित धन कितना है, इसका उल्लेख किया जाता है। इस आधार पर आगामी वित्त वर्ष यानी कि 22-23 में उस मंत्रालय के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा इसकी मांग की जाती है। एंड पांचवा, अगर कमी और वृद्धि कुछ होगा तो उसके संदर्भ में भी मांग की जाती है। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय अपने यहाँ पर खर्च की जाने वाली विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, प्रशासनिक व्यय तथा अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण इत्यादि को लेकर के एक लेखा जोखा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। जब सभी मंत्रालयों से इस प्रकार के परफॉर्मा फॉर्म प्राप्त हो जाते हैं तो वित्त मंत्रालय में कार्यरत लगभग 1,40,000 कर्मचारी और अधिकारी इस पर स्क्रूटनी करते हैं कि इसको किस तरह से एक परफॉर्मा में एक सजाया जाए और इस प्रकार पूरे बजट की जो मांग होती है अलग अलग मंत्रालयों की, उसको प्रत्येक मंत्रालय के आधार पर 2 भाग में सृजित या 2 भाग में उसको सजाते हैं। पहला कि वर्तमान समय में अगर कोई व्यय या परियोजना चल रही है और उसमें अतिरिक्त धन की मांग है तो ऐसे स्थिति में वित्त मंत्रालय इस अतिरिक्त मांग के लिए लोक लागत समिति, जो अस्थाई समिति होती है वित्त मंत्रालय की, उसके पास भेज देती है। लोक लागत समिति ने अगर कहा कि पुराने कार्यक्रम या परियोजनाओं में जो अधिक धन मांगी जा रही है
वो उसका औचित्य है तो इसे दिया जाएगा, और अगर उसने मना कर दिया तो अतिरिक्त धन नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार प्रत्येक मंत्रालय आगामी वित्त वर्ष में कोई नई परियोजना या नए व्यय करना चाहती है। वित्त मंत्रालय इस प्रकार के सभी नए व्यय या परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय की अस्थायी समिति व्यय वित्त समिति को भेजती है, और व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बाद ही नए व्यय या कार्यक्रम पे होने वाले व्यय पर धन आवंटित करने का निर्णय किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं कार्यालय स्तर पर हो रही होती है, और इस दौरान वित्त मंत्री कैबिनेट स्तर के अलग अलग मंत्रियों से चर्चा करते हैं या सामूहिक रूप से मंत्रियों से चर्चा करके यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि देश और विश्व की आर्थिक गतिविधियों के अनुसार हमें किस एरिया पर फोकस करना है, किस पर कटौती करना है इत्यादि। जब इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो वित्त मंत्रालय अपने वेबसाइट में लोगों से बजट के बारे में सुझाव आमंत्रित करती है कि आप ऑनलाइन सुझाव दीजिए, जिसमें कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, छात्र वर्ग, गृहिणी, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी, ये सब अपने अपने डिमांड्स या अपने अपने सुझाव वेबसाइट में देती। इससे पूर्व जो एक आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार हुआ, उसे वित्त मंत्रालय में अंतरिम बजट के रूप में उसे बना दिया जाता है। लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में सुझाव आते हैं, जिसे समस्त सुझाव को लेना संभव नहीं होता, तो ऐसे स्थिति में वित्त मंत्रालय अलग अलग वर्गों के कुछ सुझाव को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे फिर अंतरिम बजट में शामिल कर लेते हैं। यह प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाती है और इसके बाद बजट को अंतिम स्वरूप प्रदान करने की बात आती है। अंतिम स्वरूप का मतलब यह है कि ना तो अब उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होगा और ना ही किसी प्रकार के व्यय में वृद्धि की संभावना है। अंतिम स्वरूप जब बजट का तय हो जाता है, इस दौरान कई प्रकार की मीटिंग्स चलती रहती है वित्त मंत्रालय में। तब ऐसे स्थिति में वित्त मंत्रालय यह निर्णय करता है कि अब बजट को प्रिंट किया जाए। बजट बहुत ही गोपनीयता के साथ बनाया जाता है और इसके लिए यह प्रयास किया जाता है कि कोई भी अधिकारी या मंत्री बजट में किसी वस्तु के दाम में यदि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो उसकी जानकारी उसे ना मिले। इसके लिए इसे अलग अलग भागों में तोड़कर बनाया जाता है और फाइनली जब प्रिंट होने वाला होता है तब इसको एक साथ जोड़ दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई पेन के दाम में वृद्धि का प्रस्ताव है तो 3 जगह पर 3 लोग चीजों को लिखते हैं: पेन, वृद्धि एंड कमी। अंत में जिस समय ये प्रिंट होता है उस समय इसको जोड़ दिया जाता है कि पेन के दाम में वृद्धि। तो बजट को गोपनीय रखने का वित्त मंत्रालय हर संभव प्रयास करता है और ये सफल रहता है। जिस दिन प्रिंटिंग की बात होती है कि अब बजट
का जो फाइनल स्वरूप है उसको प्रिंट किया जाए, तो उससे पहले एक रस्म या एक प्रक्रिया होती है जिसको हलवा खिलाई रस्म कहा जाता है। हलवा खिलाई रस्म के बाद जितने कर्मचारी और अधिकारी प्रिंटिंग के साथ जुड़े होते हैं वे सभी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में जाकर के प्रिंटिंग का काम करते हैं। इस दौरान उसे किसी भी बाहरी व्यक्ति से ना तो मिलने दिया जाता है और ना किसी प्रकार का उनका संचार होता है। ये लोग तब तक अपने बेसमेंट में काम कर रहे होते हैं जब तक कि बजट फाइनली प्रस्तुत ना हो जाए। बजट प्रस्तुतिकरण बजट सत्र में होता है। इस बार का बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ है। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत की जाएगी। अगले दिन 1 फरवरी को केंद्र के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। पहले ये 29 फरवरी या 28 फरवरी को होता था, लेकिन 2017 के बाद इसे 1 फरवरी से प्रारंभ किया जाता है। 1 फरवरी को सबसे पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से मुलाकात करेंगे और उनसे बजट प्रस्तुतिकरण का अनुमोदन मांगेगी। उसके पीछे कारण यह होता है कि बजट में धन विधेयक और वित्त विधेयक सम्मिलित होते हैं और इन दोनों विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वित्त मंत्री अपने बजट की पोटली, जो पहले एक ब्रीफकेस के रूप में होता था, पिछले वर्ष से एक थैले के रूप में होता है, उसे लेकर के लोकसभा में जाती हैं। लोकसभा में 10:30 बजे के आसपास एक कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं या वित्त मंत्री भी करते हैं। एक संक्षिप्त सी मीटिंग 10 से 15 मिनट की होती है और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। बजट को प्रस्तुत वित्त मंत्री करते हैं और इसे हम बजट भाषण कहते हैं। जब तक बजट भाषण चल रहा होता है तब तक किसी भी सदस्य को कोई भी टोका टोकी हो हंगामा या इंटरप्शन करने की अनुमति नहीं होती। बजट भाषण के पूरा होने पर वित्त मंत्री बजट भाषण के पूर्ण होने पर वित्त मंत्री FRBM एक्ट 2003 संशोधन प्रस्तुत करती है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 संशोधन। इसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि इस एक्ट में यह प्रावधान है कि राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होगा और राजस्व घाटा 0% से अधिक नहीं होगा। लेकिन हर बजट में राजकोषीय घाटा 3% से अधिक हो जाता है और राजस्व घाटा 0% से अधिक हो जाता है। इसलिए जब संशोधन नहीं होगा तो इस एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। अतः सबसे पहले FRBM एक्ट 2003 संशोधन प्रस्तुत किया जाता है और इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री वित्त विधेयक फिनांस बिल प्रस्तुत करती है। फिनांस बिल प्रस्तुत करने के साथ ही बजट लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका होता है और लोकसभा की कार्रवाई उस दिन तक के लिए स्थगित हो जाती है। यहां किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। वित्त मंत्री हाफ एन आवर के बाद इस बजट को राज्यसभा में ले करती है। ले मतलब रखवा देती है, क्योंकि बजट धन विधेयक
और वित्त विधेयक है, इसीलिए इसे लोकसभा में ही रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जैसे ही राज्यसभा में इस बजट को लेकर दिया जाता है, उस दिन राज्यसभा स्थगित हो जाती है। अभी कोई चर्चा इस पर नहीं होगा। बजट पर सामान्य चर्चा अगले दिन से प्रारंभ होती है और यह इस बार जिस तरह का शेड्यूल बनाया गया है वह 11 फरवरी तक सामान्य चर्चा चलेगी। यानी 2 फरवरी से 11 फरवरी तक सामान्य चर्चा होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कटौती प्रस्ताव या कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं होंगी। इसके बाद बजट को अस्थायी विभागीय समिति को दे दिया जाएगा। अस्थायी विभागीय समिति इस बजट पर अपना पूरा शोध अनुसंधान करेगी और इसके बाद दोबारा सदन प्रारंभ होगा 14 मार्च को। 14 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक इस पे विशेष चर्चा होगी। प्रत्येक बिंदु पर चर्चा और वोट होगा और फिर फाइनली बजट को पारित कर दिया जाएगा। बजट पे चर्चा कैसे होगी, विशेष चर्चा कैसे होगी, हम आपको अगले एपिसोड में विस्तार से बताएंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर आपको बताएंगे कि लेखा अनुदान कैसे होता है, ठीक है, अनुपूरक अनुदान की क्या प्रक्रिया है, विनियोजक विधेयक क्या है, वित्त विधेयक किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ों पर हम आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा बजट का अनुमोदन। तो आप जब 1 तारीख को बजट प्रस्तुतिकरण हो तो उसे जरूर देखिए और उसमें कैसे कैसे प्रक्रिया होगी उसको हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिर जब आप उसे आगे देखेंगे तो इसे समझने में आसानी होगी। आशा करते हैं कि हम इस बजट निर्माण की प्रक्रिया को आपको समझाने में सफल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।